हेलो व्यूअर्स, जय श्री राम। जैसे कि हमारी 2 क्लास हो गई है सौरमंडल में पृथ्वी, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ छूट गई थी उससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत छूटा है वो, और अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सौरमंडल में पृथ्वी अपने क्या बाकी रह गया है कि देखो न्यू मून या अमावस्या, इसमें सन, मून और अर्थ की स्थिति क्या रहती है। तो इनकी स्थिति होती है समानांतर स्थिति होती है, सन SME। ठीक है, ऐसा याद करने का तरीका ये भी हो सकता है SME, सन मून अर्थ समानांतर स्थिति में होते हैं, जिसमें मून बीच में होता है। जब चंद्रमा बीच में होगा तब अमावस्या होगी, और जब अमावस्या होती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भाई मून के इस हिस्से को, मतलब चंद्रमा के इस हिस्से को ब्लैक क्यों किया है। तो देखो सन की तरफ होता है, वो तो होता है लाइट में, तो मतलब इधर तो होता है उजाला, इधर होता है अंधेरा, ये पृथ्वी की तरफ से, तो हमको ये भाग दिखाई नहीं देता है। जैसे चंद्रमा कहता है ना, चंद्रमा उस समय मून दिखाई नहीं देता है, हमारी तरफ दिखाई नहीं देता, तो हम सोचते हैं चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। सन की तरफ तो लाइटिंग होती है। ठीक है, तो स्थिति समानांतर स्थिति होती है सन मून अर्थ सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में होगा और सन और अर्थ साइड में होंगे समानांतर स्थिति में, देखो स्थिति ये भी होती है, वो अलग होगी। ठीक है, समकोण स्थिति वाला दूसरी चीज़ होगी। अभी मैं सिर्फ अमावस्या की बात कर रही हूँ, तो अमावस्या में समानांतर स्थिति होती है सन मून अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पूर्णिमा। देखो अमावस्या को तो न्यू मून कहते हैं, ये याद रखना, न्यू मून अमावस्या, और पूर्णिमा का दिन फुल मून। देखो प से पूर्णिमा और प से फुल मून, मतलब पूरा मून। पूरे को इंग्लिश में फुल भी तो कहते हैं ना, फुल है भाई, पूरा पूरा है, बड़ा बड़ा सा है, और पूर्णिमा फुल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सन अर्थ मून, या तो इधर से पढ़ लो या इधर से, क्यों हमने सन की तरफ से पढ़ा है इसलिए मैं सन की तरफ से वापस बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या होता है बीच वाली स्थिति, कि इधर देखो मून बीच में था तो इधर अर्थ बीच में आ गई। ठीक है, तो अर्थ के एक तरफ तो देखो उजाला है क्योंकि सन की लाइटिंग हो रही है, इस तरफ नहीं हो रही है, तो ये ब्लैक हिस्सा है। ठीक है, तो ये स्थिति, ये भी समानांतर स्थिति है, तीनों एक सीध में होते हैं, वो समानांतर स्थिति कहलाती है। लेकिन जब बीच में अर्थ आती है तो वो होती है पूर्णिमा, यानी कि फुल मून, और जब बीच में मून होता है तब होती है अमावस्या, यानी कि न्यू मून। इस समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, ये याद रखना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखो नेक्स्ट है शूद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड भी कहते हैं इसको। देखो शूद्र ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उसको लघु ग्रह की संज्ञा दी है। किसकी? लघु ग्रह की। किसको? शूद्र ग्रह को। जो शूद्र ग्रह पट्टी बताई थी ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था, उसमें वही चीज़ यही है। बस ये बताने के लिए वापस लिखा मैंने कि शूद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड, उसको लघु ग्रह की संख्या दी है, माइनर ग्रह। ठीक है, ये कहाँ होता है, देखो इधर मंगल इधर बृहस्पति, बीच में शूद्र ग्रह पट्टी। और शूद्र ग्रह क्या होता है? शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नोट्स बनाने के लिए आसान होगा इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है, एक है कक्षा, कक्षा यानी ऑर्बिट, और मैं फास्ट बढ़ा रही हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। कक्षा ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होती है, कक्षा क्या होती है? देखो जैसे कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये जो इस कक्षा में राउंड लगाती है सूर्य के चारों ओर, ये जो परिभ्रमण पथ है ना, ये परिभ्रमण पथ लिखा मैंने, ये जो कक्षा है ये वाली जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ये सन है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ जिस कक्षा में राउंड लगाती है ना, इस कक्षा को कहते हैं परिभ्रमण पथ कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है, और एक धूमकेतु या पुच्छल तारा किसे कहते हैं? देखो धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है, देखो सन है, ये सन के राउंड लगाता है ये धूमकेतु, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये धूमकेतु है जो सूर्य के राउंड लगा रहा है चारों ओर। तो देखो ये सूर्य, तो सूर्य की विपरीत दिशा, सूर्य इस तरफ है और पूंछ उस तरफ है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में पूंछ होती है धूमकेतु की। ठीक है, देखो देखो उल्का किसे कहते हैं? उल्का देखो जैसे कि ये तारे हैं, तो तारे जब टूटते हैं तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं। मैंने डायग्राम बना के समझा रही हूँ ताकि आसान ही रहे। ये जो तारे हैं या बहुत सारे तारों का समूह होता है, उसमें से जब तारे टकराते हैं, टूटते हैं, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं और चमकते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं उल्का। और ये जब यहाँ पे वायुमंडल में रगड़ खाते हैं तो टूट कर पृथ्वी पे गिरते हैं।
कहते हैं ना पृथ्वी पर उल्का गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया वगैरह, ऐसा सुना है ना, वो गड्ढा इन उल्काओं के कारण होता है। ये वो क्या, तारों के टुकड़े होते हैं, तारे दिखते छोटे हैं लेकिन होते तो बड़े ही हैं। तो वो वायुमंडल में आते हैं, आपस में रगड़ के टूटते हैं, चमकते हुए गिरते हैं। कहते हैं ना टूटता हुआ तारा दिखा, वो इसके बारे में बात करते हैं। वो उल्का होते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। एक है आकार में ग्रहों की स्थिति, वैसे मैंने ये पढ़ा दिया लेकिन मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है। बृहस्पति सबसे बड़ा बताया था, जो याद करना है मैंने उन पर गोला कर दिया, ठीक है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा है वो याद रखना है, और सबसे छोटा बुध, और पृथ्वी है 5वें नंबर पर, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी पूरा सीक्वेंस याद होना ही चाहिए। बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण होता है हमेशा, तो वरुण अरुण, पृथ्वी 5 नंबर पे, ये तो याद रह जाएगा। और सबसे छोटा बुध है, बड़ा 5वें नंबर पर पृथ्वी, सबसे छोटा बुध, और बीच में शुक्र, मंगल, शनि, वरुण, अरुण, ठीक है। अब देखो सूर्य, देखो सूर्य के बारे में एक बात है कि सौर मंडल के केंद्र में, सूर्य का है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये सबसे पहले किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। ये नाम याद रखना है, निकोलस कोपरनिकस। सूर्य निकलता है, ना से याद है निकलता है, निकलता है, लेकिन कहाँ निकलता है कि सौर मंडल के केंद्र में। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस ने। और देखो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि इसको क्या कहते हैं। देखो अगर जियो के पीछे लोजी आए तो लोजी लोजी अध्ययन करो जी, तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोइड पृथ्वी के बारे में बता रखा है ना, वही। तो लोजी लोजी अध्ययन करो जी, तो लोजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी। और जियोमेट्री यानी पृथ्वी का माप, मेट्री मो आएगा तो माप आएगा, जियोमेट्री जियो माप, किसका? पृथ्वी का माप। आगे जियो लगा होगा तो पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। जियोलॉजी आते ही लोजी लोजी अध्ययन करो जी, फिर आगे जियो आ जाए तो पृथ्वी के बारे में तो बात हो ही रही है। और मेट्री आते ही माप यानी कि पृथ्वी का माप, ठीक है। अगर आ जाए जियोइड, जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जियोइड पृथ्वी का आकार कैसा जियोइड भी कहते हैं ना, तो वो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कई बार आ जाता है। जैसे व्यवस्थित भूगोल का क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ है, और वर्तमान इस भूगोल का जनक हिकेटियस ये भी आया हुआ है। तो देखो भूगोल का जनक, सिर्फ भूगोल का जनक पूछे तो हिकेटियस, भूगोल का जनक हिकेटियस। फिर वर्तमान आगे जुड़ते ही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सिर्फ हम्बोल्ट के नाम से भी याद रख सकते हो कि वर्तमान भूगोल का पूछ ले, सिर्फ भूगोल तो हिकेटियस, और वर्तमान भूगोल का पूछ ले तो वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित मतलब सुव्यवस्थित तरीके से उसको चलाया, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज। देखो व्यवस्थित तरीके से कब चलाते हैं? जब उसको इरेज कर देते हैं। तो याद करने का तरीका देखो, व्यवस्थित कब करेंगे? जैसे ये उल्टा सीधा मैंने लिख दिया, अब इसको व्यवस्थित कैसे करना है? इसको इरेज करेंगे पहले, फिर व्यवस्थित लिखेंगे ना, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज, इस तरीके से याद कर लेना है। विश्व मानचित्र निर्माता, मानचित्र का निर्माता अनेक्जिमेंडर, ठीक है। मानचित्र में मेंडर आ रहा है, देखो विश्व मानचित्र ये म आ रहा है, तो विश्व मानचित्र अनेक्जिमेंडर, ये मानचित्र से मेंडर याद कर लेना है। फिर ये देखो यूं नहीं है कि मानचित्र वाला मॉडल वाले में डाल दो, मानचित्र निर्माता पूछे तो अनेक्जिमेंडर, ठीक है। फिर मॉडल संकल्पना का जनक मतलब मॉडल प्रस्तुत करने वाला, तो हैगेट, पीटर हैगेट, पीटर हैगेट मॉडल संकल्पना का जनक। भौतिक भूगोल का जनक जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हमारे है, सबसे पहले टॉपिक जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये हम पढ़ते हैं ना, तो उस भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस, किसका? भौतिक भूगोल का पॉलीडोनियस। फिर भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, भौगोलिक विश्वकोश आ जाए तो स्ट्राम्बो, स्ट्राम्बो या स्ट्रोम्बो एक ही बात है, ठीक है, ये भी नाम आता है स्ट्रोम्बो, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट में।
अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू मतलब हर चैप्टर के ख़त्म होते बाद में अपन हाथों हाथ स्टार्ट कर देंगे। तो लो जल्दी से पहले ये भी कर लेते हैं। पढ़ा हुआ सब कुछ है तो सही आंसर कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। देखो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य, यूरेनस, ध्रुव तारा या अल्फा सेंचुरी? बताओ सबसे निकट तारा कौन सा है? अरे पृथ्वी के सबसे निकट तारा पूछा है, अल्फा सेंचुरी नहीं होगा, ध्रुव तारा नहीं होगा, यूरेनस मतलब अरुण की बात कर रहे हैं ये तो, और ये पूछ क्या रहा है? तारा। ये तो ग्रह है, ये ध्रुव तारा है, लेकिन ये क्या तारा पूछ रहा है? ध्रुव तारे के बारे में तो बात कर रखी है कि उत्तर दिशा में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है। तो पृथ्वी के निकट कौन सा है? तारा। ग्रह नहीं पूछा है, ग्रह तो शुक्र ग्रह है जो जुड़वा बहन कहते हैं उसको, लेकिन ये तारे की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? सूर्य है। फिर है पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड। अब ग्रह की बात कर रहे हैं कि तो पृथ्वी के सबसे निकट, ये तो पृथ्वी के निकट तारा पूछा है तो सूर्य। अब पृथ्वी के निकट सबसे खगोलीय पिंड पूछा है तो कौन सा है? सूर्य तो एक तारा हो गया, बुध दूर है, सबसे पास में कौन सा है? मंगल भी बाद में, पृथ्वी के जस्ट पास में कौन सा है? शुक्र, ठीक है, जिसको जुड़वा बहन कहते हैं। इन पे ध्यान रखना है कि खगोलीय पिंड पूछ रहा है या तारा पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन पृथ्वी के पास आगे पूछ क्या रहे हैं? तारा पूछ रहे हैं या खगोलीय पिंड या ग्रह क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कमेंट करके आंसर बताया करो ताकि आप पता रहे कि जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको कितना याद रहा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर में से, और भी दूसरी बुक शामिल की कि भाई इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखो ये है सूर्य, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना वो कौन सा पथ है? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं? कौन से पथ पे चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर? देखो पहले ना एग्जिट करना सीखो कि ये नहीं है, गोलाकार नहीं हो सकता क्योंकि वो एकदम यूँ तो राउंड लगाते नहीं है कि भाई ये सूर्य है एकदम यूँ राउंड लगाएंगे तो गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार भी नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। मतलब सूर्य यहाँ है, देखो पृथ्वी कभी तो सूर्य के पास रहती है, यहाँ आती है तो कभी दूर हो जाती है, मतलब यहाँ जाएगी तो दूर, यहाँ जाएगी तो दूर, यहाँ आएगी तो पास में, मतलब ये क्या सा दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह सूर्य के, कौन सा? दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसके? पृथ्वी के। किस ग्रह को? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को नहीं कहते क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, बृहस्पति को भी नहीं कहते, मंगल को भी नहीं कहते, शुक्र को कहते हैं, ठीक है, शुक्र। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु क्या है? तो देखो धूमकेतु ग्रह नहीं है, उल्का बता दिया था कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में टकरा के चमकते हैं, गिरते हैं, टूटता हुआ दिखाई देते हैं, वो उल्का है, तो उल्का भी नहीं हुआ। ग्रह मैंने बता दिया है कि वो अपारदर्शी होते हैं, ये मैंने बता दिया है। सोम का प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती। क्षुद्र तारा या क्षुद्र ग्रह पट्टी जो मैंने आपको बताई है वो है क्षुद्र तारा, वो भी नहीं है। पुच्छल तारा, ये मैंने बताया था ना, पुच्छल तारा, कि धूमकेतु या पुच्छल तारा एक ही बात है, जिसकी पूंछ जो गैसों की बनी हुई होती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। जैसे ये सूर्य है और यहाँ वो धूमकेतु है, यहाँ वो धूमकेतु है तो उसकी पूंछ हमेशा विपरीत, ये सूर्य है तो पूंछ यहाँ पे होगी। ये धूमकेतु या पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा विपरीत दिशा में होती है, तो धूमकेतु या पुच्छल तारा दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो धूमकेतु क्या है? पुच्छल तारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी या सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। मतलब देखो एक बार तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी देखो यूँ राउंड लगाती है सूर्य के, यहाँ और यहाँ तो वो दूर आती है और यहाँ पास में आती है। तो जब वो पास में आती है मतलब न्यूनतम दूरी होती है तो वो कौन सी डेट को होती है बताओ? 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर या 23 सितंबर? क्या है आंसर? याद करने का तरीका मैं बता दूंगी, बस अगर आंसर पता है तो बताओ।
देखो आंसर है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य, इनके मध्य क्या न्यूनतम दूरी। याद करने का तरीका बताऊंगी मैं। देखो हम पृथ्वी पे रहते हैं और मध्य न्यूनतम दूरी, किसके मध्य हमारी न्यूनतम दूरी होती है? तो देखो जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं, तो हम धरतीवासी स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो स्कूल स्टार्ट हो जाती है जुलाई में, तो स्कूल और हमारे बीच में दूरी कम हो जाती है, और हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर और सूर्य के मध्य दूरी पूछ ले, न्यूनतम दूरी। तो कम दूरी की बात करें तो कम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। स्कूल जाने के टाइम स्कूल से हमारी कम दूरी होती है, तो स्कूल हम कब जाते हैं? जुलाई में। तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात होने का कारण, मतलब दिन रात किस कारण बनते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की स्थिति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। तो देखो ये मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ, याद कैसे कर सकते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है। तो देखो दिन रात कब बनेंगे? जैसे हम तो देखो यहाँ लाइट चल रही है, अब इसके सामने है तो दिन रात की कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसके चारों ओर राउंड लगाऊँ तो भी दिन रात नहीं बनेंगे। दिन रात कब बनेंगे? जब मैं अपनी जगह पे घूमूंगी, तो मेरी देखो ऐसे घूमूंगी तो यहाँ रात, यहाँ रोशनी आ जाएगी, सामने रहूँगी तो सामने रोशनी रहेगी, पीछे का भाग अंधेरा रहेगा। तो जब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये अपनी जगह पे खड़ी हूँ मैं, अपने अक्ष पे घूर्णन करूँ, ये अपने अक्ष पर जब घूर्णन करते ना, तो मतलब जैसे कि यहाँ रोशनी है, तो जो भाग मेरा सामने रह रहा है वहाँ पे तो हो गई, वहाँ पे हो गया दिन, और बैक साइड में होगी रात। तो पृथ्वी की कौन सी गति होगी? घूर्णन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पे वो घूमेगी तब भी दिन रात बनेंगे। ठीक है, बाकी सब नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। जैसे ये दूरी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, थ्योरी में कुछ चीज़ें जो थ्योरी में नहीं होगी वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी, और ऑब्जेक्टिव में नहीं होगी वो थ्योरी में आ जाएगी। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, चाहे थ्योरी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, छूटेगा कहीं से नहीं इस टॉपिक में से। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होगी बताओ? 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर, या 300 मिलियन किलोमीटर। देखो ये मैंने बताया था 149। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछे मिलियन में तो 149 मिलियन किलोमीटर। अगर करोड़ किलोमीटर में पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, मतलब दिन रात दोनों बराबर कहाँ होते हैं? तो देखो जैसे ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा। ठीक है, तो बराबर ये दोनों बराबर भागों में कौन बांट रही है? विषुवत रेखा बांट रही है, विषुवत रेखा ही बांट रही है। देखो अलग हाईलाइट करती हूँ, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा देखो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो जो बराबर भागों में बांट रही है, याद करने का तरीका बता रही है, जो बराबर भागों में बांट रही है तो विषुवत रेखा ही बांट रही है, तो विषुवत रेखा पर ही दिन रात अवधि समान होगी, बराबर। ठीक है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दे तो आसमान का रंग कैसा होगा? देखो ये है पृथ्वी, ये है अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष, ये हो गई हमारी अर्थ। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये अंतरिक्ष है। तो इसके बीच में जो ये वायुमंडल है ना, इसको हटा देते हैं। वायुमंडल को हटा दे तो आसमान का रंग, तो बताओ आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? देखो वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैसें होती है और जल वाष्प होती है, फिर सूर्य की किरणें पड़ती है, छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं। तो जब ये सब मिलते हैं ना तो ये चमकते हैं। अगर उस चीज़ को हटा देंगे, वायुमंडल को ही हटा देंगे, ये सारी चीज़ें ही नहीं रहेगी, तो अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। जो रेनबो बनता है तो वो इसी वजह से बनता है जिसमें जल वाष्प होती है, धूल के कण होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, फिर गैसें होती है, फिर सूर्य की किरणें पड़ती है, तब रेनबो बनता है। बारिश के मौसम में बनता है ना,
तो इन सब के कारण बनता है। अगर यही चीज़ें हट जाएगी तो अगर अंतरिक्ष का आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी अपनी कक्षा में, अक्ष नहीं पूछा है कि वो अपनी जगह, अपनी कक्षा में गति। पृथ्वी अपनी कक्षा में, देखो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, इनमें तो आप इनको तो आप हटा दोगे क्योंकि इनमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं, इनमें हो सकता है कन्फ्यूजन कि भाई क्या है, सही क्या है। तो देखो पृथ्वी अपनी कक्षा में गति, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो पृथ्वी कैसे, ये अर्थ, तो पृथ्वी कैसे राउंड लगा रही, देखो ये इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, तो पृथ्वी ना ऐसा राउंड लगाती है, ऐसे मैंने बताया था ना, पृथ्वी लगाती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये पृथ्वी बता दी, ये सूर्य बता दिया, तो पश्चिम से शुरू होगी, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या हो गई? पश्चिम से पूर्व। देखो सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे हैं, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ताकि ये टॉपिक में देखो जो थ्योरी में आगे शामिल है वो ठीक है, और नहीं थ्योरी में नहीं आएगा, वो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें अगर नहीं आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन क्या इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इस क्लास में कंप्लीट होगी नहीं, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो क्या बड़ी क्लास देखने में बोरिंग सी लगती है, तो छोटी छोटी क्लास है, कल एक क्लास और हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय श्री राम।